हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताने वाला हूँ, इन शॉर्ट चीज़ों को समझाने वाला हूँ। इसी के साथ आपको लिंक करवाने वाला हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं प्री और मेंस में, कौन से आइडियाज़ जो है वो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है और किस चीज़ में आपको ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। ये जो भी एनालिसिस है हमारा बेस्ड है आपके यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से है। इसी के साथ जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड रहा है, लास्ट 15-20 ईयर्स के जो आपके ट्रेंड रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम चीज़ें प्रस्तुत करेंगे ताकि चीज़ें क्या है, क्रेडिबल रहे, ऑथेंटिक रहे और आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही, सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ें ही आप पढ़ें। उसका ट्रेंड समझ के हर जो आर्टिकल है उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है एग्ज़ाम में, प्री में और मेंस में, वो समझ सकें। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी का जो बेसिक्स है डिफरेंट सब्जेक्ट का, जीएस पेपर 1 से जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, और जीएस पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सभी जो बेसिक्स है ये आपने एटलीस्ट एक बार अगर पढ़ा है तो आपको चीज़ें समझने में ज़्यादा आसान होगा। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कंटिन्यू रखिए 4-6 महीने। आप हमारे एनालिसिस को भी सुनिए, प्लस इसका जो पीडीएफ है उसको भी पढ़िए। तो उसमें हमने की जो टर्मिनोलॉजीज है उनको एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि कौन से आप जो एनसीईआरटी है वो पढ़ेंगे। आपको कोई अदर डिफरेंट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एनसीईआरटी इसको पढ़िए और आप हमारे एनालिसिस को देखिए और इसका पीडीएफ पढ़िए। ये फिर भी अगर आपको लगता है कि आप मेंटोर के साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं। जैसे कि अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एपीएससी का एग्जामिनेशन में लगभग 1 साल से भी ज़्यादा का समय आपके पास है। तो इसमें हम आपको फाउंडेशनल कोर्स के तहत कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे सिलेबस का। इसी के साथ कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड की जाएंगी फॉर प्री एंड मेंस। इसी के साथ 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपका जो पर्सनलाइज गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर काम किया जाएगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको कैटर किए जाएंगे। इसी के साथ जो क्लासेस रहेंगी, जो भी डाउट सोल्यूशन रहेगा वो सभी आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ही दी जाएंगी, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है डिफरेंट स्टेट पीसीएस का एज वेल एज यूपीएससी का प्री मेंस इंटरव्यू इवन सिलेक्शन का। ओके, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम ऑथेंटिक क्रेडिबल तरीके से पढ़ाया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए, कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट चिल्ड्रन सेफ्टी इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो अभी ध्यान रखिएगा, कुछ ही दिन पहले हमने एक आर्टिकल देखा था कि जो आपके एडल्ट कंटेंट होते हैं, तो उस एडल्ट कंटेंट का क्या होता है, जो आजकल बच्चे भी फ़ोन चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, तो उससे क्या होता है बहुत समय पे जो चिल्ड्रन है वो आपके अनविलिंगली जो एडल्ट कंटेंट है उसको फेस कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके जो मेंटल हेल्थ है, उनका जो इमोशनल हेल्थ है, उनका जो कॉग्निटिव हेल्थ है, देन आपका उनका जो फिजिकल हेल्थ है, इसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए अभी हमें देखना है। ओके, तो वो आर्टिकल तो हमने देखा था अबाउट एडल्ट कंटेंट, लेकिन अभी एडल्ट कंटेंट के साथ भी क्या होता है, बहुत सारे सेंसिटिव कंटेंट भी हमें आपके इंटरनेट में देखने को मिलती है, जो कि जैसे कोई कोई वायलेंस जैसे चीज़ें हों, तो वो चीज़ें चाइल्ड के जो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, उसमें काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो इसके लिए अभी इंडिया में क्या ऐसा आपका मेजर्स लिया गया है या फिर क्या मेजर्स लिया जाना है, इसके ऊपर क्या है, जीएस पेपर, डिफरेंट जीएस पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो वो हमें देखना ज़रूरी है। तो अभी अगर हम ग्लोबल लेवल पे बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखें तो यूरोपियन यूनियन में अगर देखें, या फिर आप अमेरिका में देखें, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले लें, जिन्होंने 16 ईयर्स तक क्या किया है, सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया है कि जो आपके 16 बिलो एज के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, 16 अबव ही सोशल मीडिया का एक्सेस ले पाएंगे। तो अभी इसके लिए क्या है, यूरोपियन कमीशन जो है आपकी यूरोपियन यूनियन की, वो क्या कर रही है, एज वेरिफिकेशन के लिए आपके जो ऐप है उसको डेवलप कर रही है, प्रोटोटाइप ऐप एंड EID इंटीग्रेशन, ताकि क्या किया जा सके, जब जो ऐप होगा उससे आपकी डिफरेंट सोशल मीडिया जो रहेंगी वो लिंक रहेंगी, ताकि जो भी उसको एक्सेस करेंगे तो उनसे पहले क्या होगा, एज को वेरीफाई करना ज़रूरी रहेगा। तो इसमें अभी ये डेवलपमेंट में है, तो समझ लीजिए जैसे AI रहा, AI के ज़रिए क्या होगा, आपका जो एज है उसको आपका पता लगाया जाएगा, और उससे अगर कोई बच्चा है जिसको जो कंटेंट है, वायलेटिव कंटेंट है, एडल्ट कंटेंट है, या फिर सेंसिटिव कंटेंट है, तो उससे जो चिल्ड्रन है उनको बचाया जा सकेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन क्या फेस करते हैं ऑनलाइन में, एडिक्शन, साइबर बुलिंग, एक्सपोज टू पोर्नोग्राफिक कंटेंट, अनवांटेड कांटेक्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, चाइल्ड को वल्नरेबल पोजीशन में डालती है। तो इसीलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को सेफ बनाना ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी आप यूरोपियन डिजिटल आइडेंटिटी वॉलेट्स, EID, फिर आपके इसमें इंश्योर किया जाता है कॉम्पेटिबिलिटी को, प्राइवेसी बाय डिज़ाइन को, ओपन सोर्स ट्रांसपेरेंसी को, और यूज़र वेरीफाई एज 18+ विदाउट डिस्क्लोजिंग एग्जैक्ट जो बर्थ डेट है और पर्सनल डेटा। तो पर्सनल जो डेटा है या फिर बर्थ डेट आपका मेंशन किए बिना ही आपका जो प्रोटोटाइप ऐप डेवलप किया जा रहा है, ये क्या करेगा, आपका बिलो 18 के जो बच्चे रहेंगे उनको एक्सेस डिनाई कर देगा। तो इससे क्या है, जो डिजिटल आपके थ्रेट है या फिर जो कंसर्न है डिजिटल मीडिया को लेके चाइल्ड के मेंटल हेल्थ के ऊपर या फिर फिजिकल हेल्थ के ऊपर, उसको काफ़ी हद तक मिटिगेट किया जा सकेगा। अभी फ्रांस को भी आप देखें तो लीडिंग इम्प्लीमेंटेशन, तो फ्रांस भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, जैसे फ्रांस अलॉन्ग विद डेनमार्क, ग्रीस, इटली, स्पेन इज सपोर्टिंग नेशनल ऐप्स। तो नेशनल ऐप्स को सपोर्ट कर रही है डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन, जो क्या करेगी, ब्लॉक करेगी आपके चाइल्ड को, रेस्ट्रिक्ट करेगी कि चाइल्ड किसी तरीके से क्या है, ये कंटेंट को एक्सेस ना कर पाए कोई भी तरीके से। तो ये मैंडेटरी जो एज वेरिफिकेशन है ये करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें एक क्रिटिसिज्म भी दिखाया गया है कि ये जो ऐप है ये क्या कर सकती है, आपके जो पर्सनल डेटाज है उसको कलेक्ट कर सकती है रिगार्डिंग एज एंड ऑल, और इससे क्या है, आपका जो प्राइवेसी है उसका एक कंसर्न देखा गया है, क्योंकि आपका अगर जो ऐप है वो डिफरेंट तरह का परमिशंस मांगेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है, ऐसा हो कि आपका इम्प्लिसिट कंसेंट रहा और उसमें आपका एक्सप्लिसिट कंसेंट नहीं है, फिर भी आपकी क्या है, डेटाज जो है वो कंपनीज यूज़ कर रही है। तो ये प्राइवेसी का वायलेशंस भी कुछ हद तक इसमें आप देख सकते हैं। और इसी के साथ जो डिफरेंट प्राइवेसी जो डिफरेंट जो ग्रुप है आपके, जैसे आयोलो जो ऑनर है आपके पॉर्न हब का, तो ये इसको क्या कर रहे हैं, ये जो भी ऐप को इंटीग्रेट किया जाना है टू चेक और वेरीफाई एज, उस स्टेप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन अभी इनके क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनको अपने बिजनेस की पड़ी है। तो इससे अभी ज़रूरी क्या है कि हमें प्राइवेसी वायलेट ना हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चाइल्ड जो है उसको इस तरीके के जो चीज़ है उनके एक्सेस ना मिल पाए। ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी चांसेस है, मैंने इसी मंथ पे 2 आर्टिकल इसके ऊपर कवर किया है। एक जो पॉक्सो एक्ट है उसको उसके लिहाज से जिक्र किया था, और आज ये ओवरऑल एक हमने टॉपिक देखा है। तो इसमें अभी क्या है, इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से चाइल्ड के मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सभी चीज़ें हमें जाननी जरूरी रहेंगी आपके सोसाइटियल पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि चिल्ड्रन का अगर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हुआ तो ये ओवरऑल सोसाइटी का जो कंस्ट्रक्ट है, फैब्रिक है, जो एथिक्स है, उसमें भी इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि जो चाइल्ड है वो सोसाइटी का फ्यूचर है। तो उनको बेटर तरीके से उनका फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव ये सभी चीज़ें डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपका सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या है, ज़रूरी है कि हमें इस आर्टिकल को हर
पॉसिबल पर्सपेक्टिव से देखना है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमने जैसे कि मेंस आ रहा है यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस एपीएससी का, तो मॉडल क्वेश्चन और उसका आंसर भी दिया है, तो इसको आप एक बार घर में खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फास्ट इनकम ग्रोथ इज क्रिटिकल टू अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। तो अभी इंडिया का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि आपके जो हमारे देश के पॉपुलेशन है वो जितना ज़्यादा आपके कंज्यूम करेंगे या फिर कंजम्पशन करेंगे, उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेंगी, और प्रोडक्शन अगर बढ़ा तो जो आपके जो डिफरेंट इकोनॉमिक फार्म्स है, प्रोडक्शन हाउसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सभी बढ़ेगा, और ये अगर बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा। तो इसीलिए अभी ज़रूरी क्या है कि हमारे देश में कंजम्पशन जो आपका है उसको बढ़ाने के लिए फास्ट इनकम ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है। रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी, और डिफरेंट जो तबके के पॉपुलेशंस है उन सभी के बीच में बेटर इनकम जनरेट करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। अभी अगर थोड़ा बहुत हम डेटा देखें तो प्राइवेट जो कंजम्पशन है वो जीडीपी का 60% को दर्शाता है। 60% जो जीडीपी का आता है वो प्राइवेट कंजम्पशन पे ही कंजम्पशन से ही आता है। जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, आप हम सभी देश के जनसाधारण जो है, घर बनाना, सीमेंट लाना, रोड लाना, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस लाना, पेंट का यूज़ करना, कार खरीदना, कार में आपके डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगाना, कुछ भी कंजम्पशन। ओके, तो वैसे कंजम्पशन की वजह से हमारे देश का जीडीपी का जो 60% है वो आता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, जो आपका जो इनकम है उसको स्टेबल बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमारे देश में अभी क्या है, आप अगर देखें तो 90% इनफॉर्मल सेक्टर है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं या फिर आपके पेपर में हायर नहीं किया जाता है 90% वर्कर्स का। तो इससे क्या होता है, जो 90% वर्कर्स है उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी इंश्योर नहीं किया गया है। जो आपका बेयर मिनिमम वेज है वो उनको नहीं दिया जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, वो एम्प्लॉयड होने के बाद भी उनको बेटर वेज ना मिलने की वजह से क्या होता है, वो बेटर कंजम्पशन नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, देश में जो डिमांड जिसका जो एक लेवल तक सर्ज होना था वो सर्ज नहीं हो पाता है। और इसी वजह से क्या है, हमारे देश में ये ज़रूरी है कि आपके एम्प्लॉयमेंट को आपका फॉर्मलाइज किया जाए, और जो आपके एम्प्लॉयमेंट के जो क्रंचेस है उसको दूर किया जाए। हाउस होल्ड इनकम उसी से बढ़ेगा। और गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है ताकि कंजम्पशन को बढ़ाया जा सके। जैसे आपके पीएम किसान के तहत 6,000 दिया जाता है, पीएम मातृ वंदना योजना के तहत आपके 6,000 या 5-6,000 ऐसे कुछ दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपके पॉपुलेशन है वो सब्सिडी के जरिए डिमांड को और हाइक कर सकती है। उससे कंजम्पशन क्या है, जब बढ़ता है, डिमांड हाइक होती है, तो ओवरऑल इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन है वो देखा जाता है। ओके, तो ये सभी ज़रूरी है। ओके, ध्यान रखिएगा। अभी और एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो कॉरपोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसमें काफ़ी छूट दी है। फिर भी क्या है, एक प्रॉब्लम ये है कि जो आपके कॉरपोरेट्स है वो जो छूट उनको मिल रही है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं टू दी वर्कर्स, जिससे वर्कर का क्या है, कंजम्पशन का जो आपका टेंडेंसी है वो ज़्यादा नहीं देखा गया है, या फिर कंजम्पशन का जो पावर है वो कम देखा गया है। तो इसीलिए रियल वेज में आप स्टेग्नेशन देख सकते हैं, फॉर्मलाइजेशन तो हुआ नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पेसिमिस्टिक अर्बन आउटलुक है। तो अभी अगर अर्बन एरिया में देखें तो रूरल से भी अर्बन का हालत ख़राब है, जो कंजम्पशन है काफ़ी कम देखी गई है। अर्बन जो कंजम्पशन है वो भी अभी बहुत कम रिवाइव हुआ है। तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट क्या करे, इन डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, अभी आप ध्यान रखिएगा इसमें वे फॉरवर्ड में, कि शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, फूड सब्सिडी को एक्सपैंड कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर्स को दे सकते हैं लाइक पीएम किसान। ओके, फिर आपके डिफरेंट जो सेगमेंट में कंस्ट्रक्शंस जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है, जिससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और जो आपका एक काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेती है कि गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी तो उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखेगा, प्राइवेट सेक्टर भी क्या होगी, आपकी एनकरेज होगी टू इन्वेस्ट। ओके, तो वो सभी चीज़ें कर सकती है। फिर आपके सीजनल रूरल इरिगेशन स्कीम को दे सकती है ताकि खरीफ क्रॉप का जो आपका क्या है, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, उसको बढ़ाया जा सके। मीडियम टर्म पुश में हम क्या कर सकते हैं, पुश फॉर जॉब फॉर्मलाइजेशन, जैसे कि गीग इकोनॉमी है उसका जॉब फॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एड्रेसिंग राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको भी रेगुलेट करना ज़रूरी है। जैसे कि अभी हाल ही में यूएसए के न्यूयॉर्क में जो आपके चुनाव हुए थे उसमें भी हमने ये सभी चीज़ें देखी कि जो पार्टी चुनाव जीती है उन्होंने क्या किया है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाने के ऊपर उन्होंने मुद्दा बनाया था और उन्होंने इलेक्शन जीता है। फिर हम रियल टाइम जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, आपका उसके डेटा के ज़रिए हम
और फॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं और वेज को डिसेंट लेवल तक ले जा सकते हैं। और नेक्स्ट लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेना होगा कि जॉबलेस जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया है वो सस्टेनेबल नहीं है। इसी के साथ हम एमएसएमई को, स्टार्टअप्स को हम क्या कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं बाय क्रेडिट, बाय आपके टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, ओके, बाय स्किलिंग। तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा पास्ट ईयर में कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपको देखना ज़रूरी रहेगा। ओके, इससे आपको क्या है, ये जो आर्टिकल हमने पढ़ा उससे आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आप सही आंसर लिख सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये इकोनॉमी से लिंक है, गवर्नेंस से लिंक है, एसे एंड एथिक्स से आप इसको लिंक कर सकते हैं। एज वेल एज ऑप्शनल पेपर जो यूपीएससी में रहते हैं, डिफरेंट ऑप्शनल पेपर, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, उससे भी आप लिंक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और अगर हम लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो ऐसे लिखते हैं जब, या फिर कोई भी सिंपल आंसर लिखते हैं उसमें अगर ऐसे छोटे एक दो ट्रांजिशन लाइन हम दे सकते हैं लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस का, तो उससे आंसर बढ़िया होता है। फॉर एग्जांपल अमर्त्य सेन जी का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो क्या कहता है कि इकोनॉमी में अगर ग्रोथ लाना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, हेल्थ, एजुकेशन, उससे लोगों का कैपेबिलिटी बढ़ेगा। और कैपेबिलिटी जब बढ़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स जब डेवलप होगी तो देश खुद ही ग्रोथ को अचीव करने लगेगा। बाकी क्या क्या चैलेंजेस है अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, इसको एक बार आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ओके, तो मैं इन शॉर्ट ही आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को। काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें हैं, काफ़ी इंसाइटफुल है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द सॉइल ऑफ अ नेशन। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो जो अभी आर्टिकल है द सॉइल ऑफ अ नेशन, ये क्या बात करता है कि अभी देश का जो सॉइल है, अभी सॉइल में क्या होता है, हम अपना जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, उसको करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे देश का सॉइल कैसा है। हमारे देश का सॉइल जितना न्यूट्रिशियस होगा, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जितना बैलेंस रहेगा, उस बैलेंस से हमें क्या होगा, आपके जो हेल्थ है, हेल्थ का न्यूट्रिशन भी अच्छा रहेगा। तो द सॉइल ऑफ अ नेशन ये डिसाइड करता है कि देश की जो पॉपुलेशन है उनके हेल्थ कैसे रहेंगे। तो अभी अगर आप हमारे इंडिया के सॉइल में देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, बोरोन, मैंगनीज, तो ये सभी चीज़ों में क्या है, बहुत सारी चीज़ों में आपकी कमी पाई गई है। तो ये जो सॉइल में अगर कमी है तो कल कोई अगर उसमें फूड क्रॉप लगता है, आपके व्हीट हो, राइस हो, डिफरेंट वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, तो वो जो फ्रूट रहेंगे, वेजिटेबल्स रहेंगे, या फिर आपके जो स्टेपल क्रॉप्स रहेंगे, उसमें भी क्या होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रहेंगी। और उस फूड क्रॉप को खा के हमें ऐसा लगेगा कि हम इससे अपना हेल्थ को बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा, हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रहेंगी। तो इसीलिए सॉइल को मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी है। उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी सॉइल के क्वालिटी के ऊपर आपकी क्या है, प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। और जो प्रोडक्शन होता है उसको जब कंज्यूम किया जाएगा तो उससे क्या है, पॉपुलेशन का क्या हेल्थ बनेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो अभी अगर हमारे देश में डिफरेंट रीजन के सॉइल में अगर डिफरेंट न्यूट्रिशंस की कमी है तो ये इंश्योर करना है कि जो डेफिशिएंट माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको अच्छी तरीके से फूड के अंदर आपके एब्जॉर्ब किया जा सके, या फिर फूड के अंदर आपका डाला जा सके। तो अभी हम पहला क्या कर सकते हैं कि सॉइल को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर डिफरेंट क्रॉप, ताकि आपका न्यूट्रिशनल बैलेंस रहे। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, फूड का जो फोर्टिफिकेशन होता है कि एडेड मिनरल्स एंड विटामिन्स को डालना, वो सेकेंडली कर सकते हैं। थर्डली जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड का जो स्कीम है उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, सॉइल का जो हेल्थ है उसको मैप कर सकते हैं और फार्मर्स को आपके जो किसान विकास केंद्र है उसके ज़रिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सटेंसिव सर्विसेज, कि आपको डिफरेंट तरीके के इस तरीके के जो आपके माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ओके, आयरन, जिंक, इन सभी को आप ऐड करें ताकि जो क्रॉप है वो बेटर प्रोडक्टिविटी भी हासिल करे और बेटर न्यूट्रिशनल हासिल करे, और उससे देश का जो कंजम्पशन है, देश के जो लोग फूड को कंज्यूम करेंगे वो बेटर हेल्थ को बना पाएंगे। उससे क्या है, आपकी हेल्थ की जो डिफरेंट इश्यूज रहती है, एनीमिया हो, स्टंटिंग हो, वेस्टिंग हो, उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देख सकते हैं हेल्थ को भी लिंक कर लिया, इससे एग्रीकल्चर लिंक हो गया। ओके, देश की जो ह्यूमन आपकी कैपिटल है वो भी लिंक हो गई। इसमें जो
गवर्नेंस है वो भी लिंक हो गया कि गवर्नमेंट कैसे डिफरेंट पॉलिसी ले रही है, जैसे फूड फोर्टिफिकेशन, सॉइल हेल्थ कार्ड, ओके, पोषण अभियान, इन सभी चीज़ों को हम लिंक कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें मैंने बताई जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड इसमें मेंशन है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देना ज़रूरी है ताकि हम स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया, इन चीज़ों को टैकल कर सकें। फिर टेलर्ड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम हमें लेना होगा ताकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है, ओके, जिंक हो आपके और डिफरेंट जो मिनरल्स है उसको हम उसका जो डेफिशिएंसी है उसको हम टैकल कर सके। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 सभी में इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें लगता है कि ये अभी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंपॉर्टेंट है, नो, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं रहा तो सोसाइटी में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइक आपके चिल्ड्रन हो, वुमेन हो, तो जीएस पेपर 1 सोसाइटी में ये काम आएगा। फिर गवर्नेंस, कैसे गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज ले रही है वो हमें सोशल जस्टिस गवर्नेंस का जो जीएस पेपर 2 का पार्ट है उसमें सीखने को मिलेगा। फिर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 4 जो आपका एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का ये क्या है, आपका दायित्व है, ओके, ये उनकी मॉरल ड्यूटी है कि देश के पॉपुलेशन को आपका न्यूट्रिशन जो है उसको बैलेंस रखे। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिलीफ फ्रॉम फूड इन्फ्लेशन। तो जो फूड इन्फ्लेशन हमने देखा था कि 2023-24 में फूड इन्फ्लेशन 6% से भी बढ़ गया था, ओके, 7-8% तक पहुंच गया था। तो अभी जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी घट गया है, 2 से 3% के बीच में है, जो सीपीआई है, कंज्यूमर जो आपका प्राइस इंडेक्स है, तो उसमें आप देख सकते हैं 2.18% में है सीपीआई फूड इन्फ्लेशन इन जून 2024, तो लोएस्ट इन ईयर्स। ओके, यूके, यूएस जो डेवलप्ड नेशंस है उससे भी हम काफ़ी आगे हैं। ओके, तो इसका मेन रीज़न क्या क्या है, सक्सेसिव गुड मानसून्स देखे गए हैं, एडिक्वेट वाटर रिजर्वर्स का डेवलपमेंट किया गया है जिससे गुड सॉइल मॉइस्चर को आपका टेकल किया जा सका है, जिससे आपके जो गर्म दिन में जो क्रॉप लगती है समर में, मानसून में, जिनको खरीफ क्रॉप कहा जाता है, उनका सोइंग अच्छा हुआ है। तो मार्केट में जो आपके शॉर्टेजेस है जिसके वजह से प्राइस हाइक होती है वो अभी नहीं हो रहा है। इसी के ऊपर क्या है, हाई फूड गेन स्टॉक, जो हमारे एफसीआई के गोडाउन में जो फूड को बफर रखा जाता है, ओके, टू टेकल आपके नेगेटिव सिचुएशंस लाइक शॉर्टेजेस, उसको टेकल किया जा सक रहा है। ओके, मार्केट में जो आपके प्राइस है उसको आपका बफर किया जा सक रहा है। इंक्रीज इन एकरेज फॉर पल्सेज एंड ऑयल सीड्स, तो डिफरेंट आपके जो पल्सेज है, ऑयल सीड्स है, उनको भी देश में उसमें भी आत्मनिर्भरशीलता आई है। अभी पल्सेस में हम क्या है, हाईएस्ट पल्सेस को उगाते हैं, टॉप प्रोड्यूसर है, फिर भी हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ओके, हम टॉप प्रोड्यूसर भी है और टॉप इंपोर्टर भी है पल्सेस का। ऑयल सीड का प्रोडक्शन कम है, लगभग 70-80% ऑयल सीड्स हम इंपोर्ट करते हैं। तो इनके ऊपर अभी क्या है, आपका देश के अंदर ही इनका उपजाऊ के लिए व्यवस्था लिया गया है। और इसी के साथ जो आपके पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आपके डिफरेंट नेशन से हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी लोअर इंपोर्ट ड्यूटी को लगाया गया है ताकि हम सस्ते में इनको अचीव कर सके। ओके, तो अभी ध्यान रखना है कि जो आपका लो फूड प्राइस इंडेक्स देखा गया है इसको बरकरार रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब फूड प्राइस में इंडेक्स आपका बरकरार रहता है, आपका मैनेजेबल रहता है, तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम जो है, तो फूड में कम खर्चा हो रहा है, मतलब हाथ में पैसे ज़्यादा बचेंगे, तो उससे क्या है, लोग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं और उससे इकोनॉमी में कंजम्पशन क्या होता है, बढ़ता है। तो उस तरीके से आपको देखना ज़रूरी है कि जो फूड है हमारे देश में उसका इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना काफ़ी ज़रूरी है टू एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ इन आवर नेशन। ओके, तो उससे लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में और मेंस में भी। और एक मॉडल क्वेश्चन भी दिया है, उसका आंसर भी है, इसको पढ़ के आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। प्रोबेबली ये आज का लास्ट आर्टिकल है, नहीं और एक आर्टिकल रहेगा। तो देखते हैं, डोंट लूज अ विक्ट्री। तो अभी इसमें क्या बात कही गई है कि गेन्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, तो पाकिस्तान को जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था आपके पहलगाम अटैक के बाद, तो उसमें हमने विक्ट्री पाली है। ओके, गेन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, बांग्लादेश इज अ
कॉशनरी टेल ऑफ पोर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट परसेप्शन मैनेजमेंट। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस था उसमें इंडिया ने मदद की थी। इंडिया का आपका सीधा सीधा आपका कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश के क्रिएशन में। लेकिन बांग्लादेश क्रिएट होने के बाद हमने क्या किया, जो लॉन्ग टर्म एक आपका पीपल टू पीपल कंटेक्ट बना के रखना था, एक बेटर परसेप्शन इंडिया के लिए बनाना था इन बांग्लादेश, उसमें हम बहुत दूर तक आपके सफल नहीं हो पाए। और जब हम सफल नहीं हो पाए तो आप आज देख सकते हैं कि बांग्लादेश में क्या है, इंडिया के अगेंस्ट जो रिटोरिक है वो देखा जाता है, या फिर इंडिया एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बांग्लादेश से हम फेस कर सकते हैं। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, हमने वार तो जीत लिया था 1971 में और बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना दिया, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हम कहाँ चूक हो गई हमसे कि हमने जो आपके लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट करना था परसेप्शन मैनेजमेंट में, एक अच्छा पीपल टू पीपल टाइज बनाने में, उसमें हम बहुत दूर तक असफल रहे। तो वही चीज़ अभी अगर हम ऑपरेशन सिंदूर में देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने आपका उनको मुंह तोड़ जवाब दिया वो उसमें हम सफल रहे। लेकिन अभी ज़रूरी क्या है कि आपके जो जम्मू कश्मीर रीजन में हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जो जम्मू कश्मीर के जो यूथ है, जिनको आपके जो फंडामेंटलिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने जो ब्रेन वॉश करके रखा है, उसको हम क्या कर सके, क्लीन कर सके और एक बढ़िया पर्सपेक्टिव बना सके, एक परसेप्शन बिल्ड कर सके फॉर यूनिटी, फॉर इंटीग्रिटी एंड फॉर सोवरेनिटी। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा इन फ्यूचर आप ऐसे में जीएस पेपर 2 आईआर में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम इमीडिएटली जो चीज़ें अचीव करते हैं उसको लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेट करने के लिए हमें क्या करना है, आपका पीपल टू पीपल टाई कनेक्ट रखना, फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, कैपेबिलिटी जो है डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आपका जो एक पॉजिटिव माहौल है वो बना रहे और उसमें आपका कोई एक रीजन का, जैसे जम्मू कश्मीर के जो सिचुएशन का फायदा कौन उठाता है, बाय पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। तो उस चीज़ों को हमें क्या करना है, काउंटर करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसी में हमने एक क्वेश्चन और आपको उसका मॉडल आंसर भी दिया है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो काफ़ी ज़रूरी है कि हम इंस्टीट्यूशनलाइज करें नैरेटिव सेल को विद इन MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। रिकास्ट करें कश्मीर का स्टोरी को थ्रो एजुकेशन, थ्रो कल्चर की, किस तरीके से अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा एजुकेशन में, कल्चर में डेवलपमेंट और फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट देखी गई है। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर एंगेज करना है बांग्लादेश को इमोशनली, कि बांग्लादेश का क्रिएशन के पीछे सबसे बड़ा हाथी जो है इंडिया का है। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग बिटकॉइन। तो अभी बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन छोड़ देते हैं, क्रिप्टो करेंसी को पकड़ते हैं, क्योंकि बिटकॉइन क्या है, एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है। तो डिफरेंट तरह के, जैसे डॉजी कॉइन हो सकता है, इथेरियम हो सकता है, तो ये डिफरेंट तरह के क्या हो सकते हैं, आपके क्रिप्टो करेंसी हो सकते हैं। तो अभी अगर क्रिप्टो करेंसी क्या है वो समझना चाहे तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक आपका डिजिटल डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी है। मतलब डिजिटल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही पाया जाता है। इसको फिजिकल फॉर्म, जैसे हम रुपी को, डॉलर को हाथ से पकड़ सकते हैं, वैसा नहीं है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में पाया जाता है, मतलब वर्चुअल करेंसी है। दूसरा ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, इसको कोई देश के सेंट्रल बैंक ने इसको नहीं बनाया है। तो इसका जो पहला आइडिया था वो दिया था एक आपके एनोनिमस पर्सन संतोषी नाकामोटो ने 2008-9 में। तब से ये बहुत ही पॉपुलर है। तो इसमें आपके क्या है, डिफरेंट लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा जो आपके प्रॉफिट है उसको गेन कर सके। लेकिन अभी आपके बिटकॉइन को अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि ये एक एनोनिमस कॉइन है और ये आपके देश का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल नहीं करती है। जिससे क्या हो सकता है, ये बिटकॉइन इस्तेमाल हो सकता है या फिर क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल हो सकता है डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, लाइक आपके टेरर फंडिंग में, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। तो इन सभी चीज़ों से आपके क्या होती है, देश में क्राइम बढ़ सकता है। देश के अगेंस्ट कोई जो आपके एक्स्ट्रा या फिर नॉन स्टेट एलिमेंट्स है वो देश को इंस्टेबल कर सकते हैं। तीसरा अगर आप देखें तो इसमें गवर्नमेंट को क्या है, बहुत भारी जो आपका टैक्स का जो कमाई होता है वो, जैसे कैपिटल गेन टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, इस तरीके के जो टैक्स है वो हम लूज करते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, हमें बिटकॉइन के ऊपर या फिर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर डिफरेंट नेशंस को हम देखें तो डिफरेंट नेशंस ने क्या किया है बिटकॉइन के ऊपर, इवन पाकिस्तान जैसे देशों ने भी इसके ऊपर क्लियर फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश किया है, इंक्लूडिंग यूएसए में आपका जीनियस एक्ट करके एक
एक्ट है, ईयू में मिका करके एक्ट है। तो अभी इंडिया लैगिंग बिहाइंड है कि हमने अभी तक इसको क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन भी नहीं किया है। तो ज़रूरी है कि समय रहते ही हम क्या करें, क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन करें और इसका जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर रेगुलेशन लाएं, ताकि जो पॉन्जी स्कीम है, ओके, जो आपकी काफ़ी झांसा देती है कि पैसे डबल हो जाएंगे या फिर काफ़ी प्रॉफिट होगा, उससे क्या है, जो हार्ड एंड मनी होती है पॉपुलेशंस की वो लॉस हो जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको जल्द से जल्द इसको रेगुलेट किया जाए, इसको डिफाइन किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए और इसको मिसयूज होने से रोका जाए। ओके, तो वो सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है कि क्रिप्टो करेंसी की क्या आपकी बैन या फिर बून है। ओके, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। और क्रिप्टो करेंसी के पीछे एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्या पोटेंशियलिटीज़ है, ये किस तरीके से डिजिटल आपके गवर्नेंस में मदद कर सकता है, या फिर डिफरेंट गवर्नेंस में, लाइक एजुकेशन के गवर्नेंस के, हेल्थ के गवर्नेंस में, इकोनॉमी के गवर्नेंस में किस तरीके से मददगार हो सकता है। देखते हैं आज का आखिरी आर्टिकल, ओनली इंक्लूसिव ग्रोथ कैन कट सब्सिडी बर्डन। तो अभी ध्यान रखिएगा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट हो, वो उनके ऊपर सब्सिडी का बहुत ज़्यादा बर्डन है। ओके, तो डिफरेंट तरह के सब्सिडी जो है वो हम देखते हैं, जैसे आपके फैमिली इनकम सपोर्ट देना, जो पीएम किसान है उस तरीके के जो आपके सब्सिडी स्कीम है, या फिर आपके फूड सब्सिडी जैसे स्कीम है, इन सभी को हम देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टेट का एक लार्ज चंक ऑफ मनी, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का देखें तो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए जो है वो सब्सिडी में आपके एक्सपेंस होते हैं। तो अभी इससे ध्यान रखिएगा, जब सब्सिडी आपके रैशनल हो, इरेशनल हो, जिस तरह की भी सब्सिडी हो, ये क्या करती है, पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना देती है। ओके, तो इससे क्या होता है, नेशन को लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। और गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस में किया जाता है, एसेट क्रिएशन में किया जाता है। लाइक आपके रोडवेज बनाना, रेलवेज बनाना, एयरवेज बनाना, वाटरवेज बनाना, ओके, लॉजिस्टिकल इंप्रूवमेंट करना, फिर आपके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। तो इन सभी चीज़ों में, एजुकेशन में, हेल्थ में, तो इन सभी चीज़ों में जो एक्सपेंस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और उससे क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को फोकस किस में करना है कि इंक्लूसिव तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। तो इसमें अगर हम कैपेबिलिटी अप्रोच को लगाए अमर्त्य सेन जी को, तो ज़रूरी क्या है कि लोगों का, आपका हेल्थ का, एजुकेशन का, स्किल का डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे लोगों को क्या मिले, आपकी एक डेवलपमेंट मिले, और डेवलपमेंट से लोगों को फ्रीडम मिलेगी। तो वो अपना लाइफ जो है, ओके, पैदाइशी से लेके एकदम आपके डेथ तक खुद ही उसको हैंडल कर पाएंगे। उसमें तब क्या है, गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, जो हम डेवलप नेशंस में देखते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को एंश्योर करना होगा अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट, लाइक आपके डिफरेंट रीजन के बीच में इक्वल डेवलपमेंट करना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, फिर आपके जो डिफरेंट इकोनॉमिक के सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, इन सभी को डेवलप करना। उसके बाद जो डिफरेंट आपके सेक्स ऑफ पॉपुलेशन है, आपके SC ST OBC, ओके, डिफरेंट जो कम्युनिटी एथनिसिटी के लोग हैं, सभी लोगों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट देना होगा डिफरेंट सेगमेंट में, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, ये सभी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको आइडिया जो है वो बताया है। अच्छा, मैं आज बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कि लास्ट आर्टिकल कौन सा है। ओके, तो मुझे लगा 3 बार ये है, इससे पहले वाला है, तो शायद ये आज का लास्ट आर्टिकल है। लेट मी सी। ओके, हाँ, ये आज का लास्ट आर्टिकल है। ओके, तो इसमें अभी बता रहा है कि इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन पाथ इज सेट टू गेट स्टीपर। तो अभी क्या है, स्टीप स्लोप जब होता है, क्या हम बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो अभी इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो भी स्पेशली ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में हम अपना जो कमिटमेंट है अंडर पंचामृत स्ट्रैटेजी कि हमें 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करना है बाय 2030, तो उसको अचीव करने में लगभग हम 50% से भी ज़्यादा अब तक अचीव कर चुके हैं। तो इसमें जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स रही है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे रूफटॉप सोलर के लिए, ओके, PM सूर्य घर योजना, फिर PM कुसुम जैसे जो स्कीम है, ओके, फिर पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो आपके जैसे गुजरात खेवाड़ा में, फिर मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, ओके, डिफरेंट रीजन में जो सोलर आपके रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाई जा रही है, और डिफरेंट पीपीपी के तहत भी बड़े बड़े एरियाज में आपके सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को आगे बढ़ाई जा रही है। इसी के साथ विंड मिल को बिठाना कोस्टल रीजन में, ओके। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, हमारा जो टारगेट है उसको मीट करने में हमें मदद कर रही है। और इसमें गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, डिफरेंट चीज़ों में सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, ताकि हम क्या कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सके बिफोर 2030, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर जो हमारा डील है, ओके। तो बाकी इसमें और क्या देख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा, वे फॉरवर्ड भी एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप मेंस में इसको लिख सके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।